नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, आपको अर्थात के विषय के बारे में बताया जाए। उससे पहले आपको बताते कि इकोनॉमिकम में आज क्या क्या खास होगा और किस सीक्वेंस में होगा। शुरुआत होगी अर्थात के साथ। अर्थात का विषय आज का बेहद रोचक है। हाल फिलहाल के इकोनॉमिकम में अर्थात में आपने ऐसा विषय नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। इसके बाद बारी आएगी आपके सवाल जवाबों की। आपके सवाल आए हैं, 2 अच्छे सवाल आए हैं हमारे पास, जिनका जवाब अंशुमान जी से लेंगे। सवाल भी दरअसल सुनना जानना इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन सवालों में भी दरअसल एक इकोनॉमिकम के बराबर या एक अर्थात के बराबर का निष्कर्ष होता है। कम से कम भले उतना डिटेल्ड फैक्ट फिगर ना हो, लेकिन निष्कर्ष लगभग वैसा ही होता है। सवाल बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए उनके जवाब भी उतने ही अच्छे होते हैं। इनकम की बात हमारी तीसरी कड़ी होगी, तीसरा पड़ाव होगा इनकम की बात। इनकम की बात बहुत नई है, आज ही की बात है, आज ही आपको बताई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद किस्सों के सिक्के की झलक होगी। किस्सों का सिक्का भी इकोनॉमिकम से जुड़ा है, इसका रिश्ता है फर्स्ट कजन मान लीजिए। अगर आप इकोनॉमिकम देख रहे हैं तो बात पूरी खाने के बाद की मिठाई है केकेएस। खाना भी खाएंगे, मिठाई रात को 9 बजे खाएंगे जब केकेएस आएगा। और उसके बाद चलते चलते एक बढ़िया सी किताब या वेब सीरीज अंशुमान जी आपको बताएंगे, जो आपको हाल फिलहाल में वो चाहते हैं कि आप देखिए। किताब है तो पढ़िए और आपके लिए अच्छी है। अब आते हैं अर्थात के विषय पे। अर्थात का विषय आज कुछ मिस्टर इंडिया जैसा है। मिस्टर इंडिया जो अनिल कपूर की फिल्म थी, जिसमें अनिल कपूर घड़ी बांधते ही दिखते नहीं थे, गायब हो जाते थे। तो आज हम ऐसे ही एक अदृश्य कारोबार की बात करेंगे। अब आप कहेंगे जब कारोबार है तो अदृश्य कैसा है? अदृश्य है। अदृश्य इस मामले में है कि जिसमें उसमें जो चीज़ अदृश्य है, ना तो उस पर टैक्स लगता है, ना वो किसी आयात निर्यात की किताब में है, ना कहीं विदेश व्यापार में उसकी चिंता होती है। हाँ, वो प्रत्यक्ष हो तब निश्चित तौर पर आयात निर्यात होता है, लेकिन जब वो डुका छिपा आता है किसी चीज़ के साथ तब ऐसा नहीं होता। ये अदृश्य कारोबार है पानी का। पानी सीधे सीधे आयात निर्यात होगा एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में, तब तो समझ में आएगा। लेकिन जब ये फसलों में छिपकर आता है तब क्या होता है? ये बाजार क्या है? ये बाजार आपने सुना भी नहीं होगा। इस बाजार के खिलाड़ी कौन है? भारत कहाँ खड़ा है? मॉनसून जब चर्चाओं में सबसे गर्म है, सुर्खियां बना रहा है, बटोर रहा है, अल्नीनो हमें दूर से झांक रहा है, तब आज चर्चा होगी इस पानी के अदृश्य कारोबार पे। लेकिन अंशुमान जी का वो अंदाज है ना कि बात किसी भी टॉपिक पर हो, चाहे वो आज का टॉपिक हो या पुराना, शुरुआत इतिहास से ही होती है। और आज आपको लिए चलते हैं सीधे इजिप्ट। सर, कहाँ से शुरुआत है? इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। आज के विषय के चुनाव के पीछे 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनोज भाई, उनका पसंदीदा विषय है कृषि और पानी और खेती। तो वो उनका एक कहना था कि इस विषय के आसपास कुछ नया होना चाहिए, तो उनकी तरफ से चर्चा थी। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको याद होगा, पिछले इकोनॉमिकम में हमने आपसे सिफारिश की थी, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज़ आई है क्लियोपेट्रा पे, उसे देखने की, जिसकी काफ़ी चर्चा है दुनिया में। तो उसके बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया क्लियोपेट्रा के संदर्भ में, और वो क्लियोपेट्रा से जुड़ी हुई दंत कथाओं के अलावा क्लियोपेट्रा के दौर की इकोनॉमिक्स पे, अर्थशास्त्र पे, और उस दौरान रोम और इजिप्ट के रिश्तों की आर्थिक रिश्तों की पड़ताल पर कुछ जानना चाहते थे। तो 1-2 मित्र थे जिनसे चर्चा हो रही थी फ़ोन पर, वहाँ से इसका सूत्र मिला, इस इकोनॉमिकम का, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और ये शायद हमारे आपकी चर्चाओं में, हमारे आपके आयामों में ये नहीं आता। तीसरा महत्वपूर्ण संदर्भ ये कि भारत लंबे समय के बाद सूखे की दहलीज पर खड़ा है। देश का 66% हिस्सा, फिलहाल जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो 66% हिस्से में बारिश नहीं है। देश के बड़े हिस्से में इस बार मानसून सामान्य से बेहद कमज़ोर रहने की संभावना है, यानी पानी की संकट और पानी की कमी हमें सामने दिखाई दे रही है। क्लियोपेट्रा से किस्सा ऐसे कि ये शुरू इसलिए होता है कि क्रेट, जो इजिप्ट की आखिरी फ़राओ क्वीन थी क्लियोपेट्रा, जिसको लेके बहुत सारी दंत कथाएँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, उसके जीवन के बारे में बहुत उत्सुकता है, बहुत सारे आकर्षण हैं। क्लियोपेट्रा अलेक्जेंडर द ग्रेट के घराने से आती थी, हेलेनिस्टिक परंपरा से आती थी, और चूँकि टॉलमी शासक जो इजिप्ट पर राज्य करते थे, वो इजिप्ट के जो ऐतिहासिक राजा थे फ़राओस, उनसे अपना संबंध मानते थे। तो ये कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा इजिप्ट की आखिरी फ़राओ थी, आखिरी वो दैवी राजा थी जो देवताओं से आते थे। बाकी क्लियोपेट्रा के किस्से आपने भी सुने होंगे। 51 से 30 ईसा पूर्व के बीच क्लियोपेट्रा ने इजिप्ट को ही नहीं, इजिप्ट पे तो शासन किया ही, इसके अलावा उसने रोम की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। रोम के 2 शासकों के साथ को प्रभावित किया, एक जूलियस सीजर और एक मार्क एंटनी, और दोनों की वजह से इजिप्ट का दबदबा रोम के ऊपर था। और उस समय भी जबकि जूलियस सीजर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट था और सबसे बड़ा विजेता था।
पर लोग अक्सर कहते हैं किस्सों में शुभम कि क्लियोपेट्रा अपने सौंदर्य से, अपनी चतुरता से रोम के साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। दंतकथाओं में, किस्सों में ये बात सुनी जाती है। लेकिन जब आप इतिहास की परतों को खोलकर, जो वास्तविक इतिहास उस वक्त का खोलकर देखें, तो आपको एक दूसरा किस्सा मिलता है। शायद क्लियोपेट्रा का ये किस्सा आपने नहीं सुना होगा, और यहीं से हमारी आज के इकोनॉमिकम की शुरुआत होती है। क्लियोपेट्रा अपने सौंदर्य से, अपनी राजनीतिक चतुरता से रोम को जितना प्रभावित करती थी, उससे ज़्यादा ताकत इजिप्ट के गेहूं में थी। इजिप्ट रोम एक चढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यूरोप के भीतर से लेकर और अटलांटिक के हिस्सों तक पूरे दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में साम्राज्य फैला था। रोम अपनी अनाज की ज़रूरतों के लिए इजिप्ट का मोहताज था। रोम की ग्रेनरीज में जो अनाज आता था वो इजिप्ट से ही आता था, और इसलिए रोम पूरी तरह से अपने खाने पीने की ज़रूरतों के लिए, और चूँकि रोम के लोग काफ़ी भोजन पर खर्च करते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे क्योंकि वो सुपर रिच थे उस दौर के, तो उन्हें अनाज की ज़रूरतों के लिए इजिप्ट की तरफ देखना पड़ता था। हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है, जो कि 5वीं सदी से ईसा पूर्व किताब जो उसने अपने संस्मरण लिखे थे, कि नील नदी का जो डेल्टा था, जो नाइल का डेल्टा था, वो इतना उर्वर था, इतना उपजाऊ था कि उसमें बीज बिखेर दिए जाते थे और सूअरों को दौड़ा दिया जाता था, और उतने से फसल तैयार हो जाती थी। इसके दम पे रोमन साम्राज्य का जो सबसे बड़ा फूड ग्रेन सप्लायर था वो इजिप्ट था। यानी रोमन साम्राज्य सेना जो लड़ने जाती थी, कहा जाता था कि रोम के सैनिक दुनिया में जो लड़के जो शौर्य दिखाते हैं, उसके पीछे इजिप्ट के गेहूं की ताकत है। इतिहास से निकलकर वर्तमान में आते हैं। इतिहास का इतना किस्सा क्योंकि समझना ज़रूरी है। मगर आज का इजिप्ट दुनिया में सबसे बड़े अनाज इंपोर्टर्स में से है। वो इजिप्ट जो रोम के साम्राज्य की ग्रेनरीज को भरता था, जूलियस सीजर के साथ क्लियोपेट्रा के समझौते और मार्क एंटोनी पे असर में वो गेहूं की डील थी, वो गेहूं का ट्रेड था, जिस ट्रेड के कारण उसने रोम को अपने कब्जे में रखा। वही इजिप्ट आज अनाज का शुद्ध आयातक है, प्योर इंपोर्टर है। क्यों? नाइल नदी तो कहीं नहीं गई, नाइल तो वहीं मौजूद है, वो हमेशा से बह रही है। क्लियोपेट्रा के ज़माने में भी बह रही थी, और आज भी बह रही है। नाइल का डेल्टा आज भी उपजाऊ है, उतना ही है, क्योंकि नाइल हमेशा, जैसी बाकी सारी नदियाँ मिट्टी बिखेर जाती हैं अपने डेल्टा में, कछार में, वैसे नाइल सदियों से अपने डेल्टा में मिट्टी बिछा रही है। खेती की तकनीक क्लियोपेट्रा के ज़माने से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, बीज बेहतर हो गए, आप बेहतर सिंचाई से उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इजिप्ट ने क्या किया? इजिप्ट कैसे बदल गया? 1970 में इजिप्ट ने अपनी फूड पॉलिसी बदल दी। ये वही समय था जब सुएज नहर में आवाजाही शुरू हुई थी। अब आज की स्थिति में जब आप इजिप्ट जाएं और इजिप्ट के बंदरगाहों पे जाएं, तो रूस और यूक्रेन के गेहूं से लदे हुए जहाज़ इजिप्ट के बंदरगाहों पर लंगर डालते हैं। अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, और अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता चला होगा कि हम लगातार बताते रहे कि इजिप्ट को पहले मिलने वाले गेहूं में समस्या आ रही थी, जो यूक्रेन और रूस से आता था इस युद्ध के कारण। आज इजिप्ट दुनिया का 10वां सबसे बड़ा फूड इंपोर्टर है। अगर दुनिया में फूड इंपोर्टर्स के आयातकों की सूची बनेगी तो इजिप्ट 10वां सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इजिप्ट गेहूं, चावल, कॉर्न, मक्का, मीट, डेयरी सब कुछ आयात करता है, और हर साल फूड इंपोर्ट पर 20 अरब डॉलर खर्च करता है। अभी इजिप्ट में जब विदेशी मुद्रा का संकट हुआ, क्राइसिस हुई, तो वहाँ पर खाने का संकट हुआ, क्योंकि इजिप्ट के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, क्योंकि फूड उसके पास नहीं था। इजिप्ट ने ऐसा क्यों किया? इजिप्ट के पास खेती की भरपूर क्षमताएं हैं, नदी है, अच्छी मिट्टी है, खेती के लिए चाहिए क्या, और अच्छा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है जिसके कारण है, और इतिहास है खेती का इजिप्ट में, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेनरी था। इजिप्ट ने पानी को बचाने के लिए अपनी खेती का तरीका ही बदल दिया। पानी बचाने के लिए उसने अनाज की खेती को सीमित कर दिया। अब दुनिया ये जानती है, मानती है, अगर आप इजिप्ट जाएं, इजिप्ट के आसपास के फूड एक्सपर्ट से बात करें, दुनिया के फूड ट्रेडर से बात करें, इसको लिखने से पहले जब दुनिया के फूड ट्रेडर से और बाकी लोगों से बात कर रहे थे, तो लोग ये कहते हैं कि इजिप्ट गेहूं नहीं खरीद रहा है, इजिप्ट पानी खरीद रहा है। इजिप्ट वर्चुअल वाटर का इंपोर्ट करता है, यानी वो पानी जो फसलों में छिप कर आता है। लोग ये कहते हैं कि इजिप्ट की बंदरगाहों पर जो जहाज लंगर डालते हैं गेहूं, चावल, कॉर्न, मीट या डेयरी लेकर, वो ये नहीं ला रहे होते हैं, बल्कि वो किसी देश का पानी खींचकर अपने यहाँ ला रहे होते हैं, और इन्हीं को उगाने के लिए इजिप्ट को जितने अपने पानी के खर्च की ज़रूरत होती है, वो पानी वो बचा लेता है। तो यानी वो एक सौदे में 2 सौदे कर रहा है, वर्चुअल वाटर का इंपोर्ट कर रहा है। और ये जो फसलों के भीतर छिपे हुए पानी का आयात है, जिसके बारे में शुभम ने जिक्र किया कि ये वो ट्रेड है जो ट्रेड आपको दिखता नहीं पर ये होता है, इसका आयाम अब बहुत बड़ा हो चुका है।
और इसे हमारे लिए समझना इस समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पानी की दृष्टि से दुनिया के अमीर देशों में नहीं है, विपन्न देशों में हम, जो हम आगे आपको बताएंगे। और अभी मौजूदा परिस्थिति इस ट्रेड की क्या है। वही सर, अब पहले हम अपने पर आए, उससे पहले ट्रेड की ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखते हैं। बड़ी पिक्चर क्या है, तो इस अदृश्य पानी के कारोबार में अभी सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? अब अदृश्य पानी के कारोबार को समझने के लिए हमें देखना होगा कि पानी की खपत और फसलों का रिश्ता क्या है। और ये फसलों का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे आपको भारत में हुई स्टडी भी बताएंगे, जो हाल फिलहाल में ही स्टडी हुई थी, जिसके आंकड़े हमारे पास आए थे। शुभम, 1 टन गेहूं को उगाने में 1000 से 3000 लीटर तक पानी का खर्चा होता है। जब गेहूं हमारे पास आता है या हम उससे बने हुए सामान को खाते हैं या खेत में जब गेहूँ उगता है, तो हम ये सब समझते नहीं, देखते नहीं कि गेहूँ उगाने में कितना पानी खर्च होता है। 1 कप कॉफ़ी के लिए करीब 140 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अगर एक कप कॉफ़ी आप पैदा करें तो उसके लिए 140 लीटर पानी चाहिए। दरअसल जो देश अनाज का, मीट का, कॉफ़ी का, इनका इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए पानी बचा रहे होते हैं। वो अपने इसी पानी का इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह कर रहे होते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। फसलों में कितना पानी खर्च होता है, इसे वाटर फुटप्रिंट कहा जाता है और इसे क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम में नापा जाता है। आपके सामने प्रमुख फसलें हैं जिनसे आप परिचित हैं भारत में भी। इसमें चावल है, वीट है, कॉर्न है, सोयाबीन है, कॉटन है, आलू है, शुगर केन है, बार्ले है, टोमेटोज़ है एंड एप्पल्स हैं। हम स्पाइसेस के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। ये वो प्रमुख फसलें हैं जिनका वाटर फुटप्रिंट कितना है, यानी इनके 1 किलोग्राम उत्पादन में कितना पानी खर्च होता है। अलग अलग देशों के पर्यावरण, मौसम, फसल की परिस्थिति, मिट्टी की स्थिति, खेतों की स्थिति, पहाड़ पर खेत है या मैदान में खेत है, तराई में खेत है, इस हिसाब से पानी की खपत बदलती है, पर ये औसत इतनी खपत होती है। इजिप्ट वर्चुअल वाटर ट्रेड का सबसे पुराना खिलाड़ी है। इजिप्ट की ये खासियत बहुत कम लोगों को पता है कि एक ऐसा देश जिसने अपनी पूरी फूड पॉलिसी बदल दी। लेकिन एक नया खिलाड़ी इस बाज़ार में आया। उस नए खिलाड़ी ने इस पूरा बाज़ार का खेल ही पलट दिया। अगर आप उस नए खिलाड़ी के बारे में अंदाज़ कर पा रहे हैं तो चीन है। चीन ने पूरी दुनिया में वर्चुअल वाटर के ट्रेड का, पानी के और फसलों के खेल का पूरा बाज़ार ही बदल दिया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा फूड इंपोर्टर है, सबसे बड़ा फूड इंपोर्टर है। अनाज, सोयाबीन, मसाले, कपास, मीट, चीन सब कुछ इंपोर्ट करता है दुनिया से। खाने की हर चीज़ इंपोर्ट करता है। 2022 में चीन ने $642 अरब का फूड इंपोर्ट किया अपने देश, जबकि चीन के बारे में हम आपको बताएंगे। जितना इंपोर्ट फूड किया चीन ने, वो भारत के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी ज़्यादा है। यानी पूरे 1 साल में चीन ने 2022 का जो आंकड़ा है, जितना फूड इंपोर्ट चीन ने किया, उतना तो भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है। उतना खाने पीने का सामान चीन ने विदेश से खरीदा। अब आपको हैरत और ज़्यादा होगी ये जान के, मुझे भी हैरत हुई जब हम इस पर काम कर रहे थे, कि दुनिया में अक्षय जल संसाधनों के मामले में, जिनके पास जल संसाधन अक्षय हैं, जो ख़त्म नहीं होंगे, जिनमें लगातार पानी की आपूर्ति बनी रहती है, चीन दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में शामिल है। यानी दुनिया के 5 देश जिनके पास पानी में जो अमीर हैं, जिनके पास पानी में रिच है, जो वाटर रिच कंट्रीज़ हैं, जिनके पास नेचुरल रिसोर्स में पानी की सप्लाई, आपूर्ति सबसे अच्छी है, उन देशों में चीन शामिल है, उन 5 देशों में शामिल है। इनके पास सबसे ज़्यादा पानी। चीन के अलावा इस सूची में चीन से ऊपर ब्राज़ील है, रूस है, अमेरिका और कनाडा है। ये 5 ऐसे देश हैं जिनको वाटर रिसोर्सेज की रिचनेस की रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा जाता है। चीन के पास अक्षय जल संसाधन, ये भी एक पैमाना है जिसके आधार पर आप जिनको रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ये कि अगर आपके पास ऊंचे पर्वत हैं तो ग्लेशियर से पानी पिघल कर आता रहेगा, नदियां हैं, बारिश है, तो नेचुरल पानी की आपूर्ति बनी रहती है। इसमें वो पानी शामिल नहीं जो आप ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, जो अक्षय, जो लगातार पानी आपको पास आपूर्ति बनी रहती है। चीन के पास अक्षय जल संसाधनों की आपूर्ति 2840 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर है, 2840 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। भारत से तुलना करें, भारत में 2000 क्यूबिक पर किलोमीटर से भी कम है। तो यानी चीन के पास 2840 क्यूबिक किलोमीटर का पानी की आपूर्ति है अक्षय संसाधनों से, भारत में 2000 के पास है। चीन के पास नदियों का विशाल नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है चीन के पास। भारत के पास भी नदियों का विशाल नेटवर्क है, पर 3 बड़ी नदियाँ चीन की, यांगजी, येलो और पर्ल, ये 3 रिवर्स हैं चीन की, करीब 14,000 किलोमीटर के एरिया में पानी पहुंचाती हैं, सिंचाई करती हैं। और इतने बड़े डेल्टा में इन नदियों का असर है जहाँ पर खेती होती है। दुनिया की तीसरी, आपको पता होगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगसी, जो चीन में है। तो अब चीन के पास खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, पर्याप्त पानी है, और चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम 3 गॉर्जेस बांध है। कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष से कुछ इमारतों को देख सकते हो दुनिया में, तो उनमें 3 गॉर्जेस बांध भी है। 3 गॉर्जेस बांध
विशाल भव्य, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। और बांध बनाया गया था सिंचाई के लिए ही, सिंचाई की परियोजनाओं के लिए ही बनाया गया था, और उससे बिजली भी पैदा होती है। और चीन के पास खेती का सबसे पुराना इतिहास भी है, क्योंकि चीन 1980 के दशक में औद्योगिकरण में आने के समय, देंग शियाओपिंग में आने से पहले पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। एग्रीकल्चर कम्यून्स थे और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इकोनॉमी। आज भी चीन कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इन तीनों चीज़ों के बावजूद, यानी अच्छी खेती के लिए चीन के पास पानी भी है, मिट्टी भी है, नदियां भी हैं, बांध भी है, खेती के तौर तरीके भी हैं, तकनीकें भी, सब कुछ है। इसके बावजूद 2001 से चीन ने अपनी पॉलिसी ठीक उस तरह से बदली जैसे 1970 में इजिप्ट ने बदली थी। 2021 के बाद चीन खाद्यों का आयातक बन गया। आप ये आंकड़ा देखिए आप 2022 का। और इसमें भी चीन ने यह ध्यान दिया कि वो उन्हीं चीज़ों का आयात करेगा जिनमें पानी ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर आप देखें, ये यूरोपियन यूनियन का जो जियो साइंस है ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक स्टडी देख के बताया कि चीन पानी की सबसे ज़्यादा खपत वाले चीज़ों का इंपोर्ट करता है। इसमें सोयाबीन है, इसमें मक्का है, इसमें कपास है, इसमें बीफ प्रोडक्ट्स हैं और कोर्स सीरियल्स है, पाम ऑयल है, मीट है, पोल्ट्री है। ये सारी चीज़ें जिनको उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी खर्च होता है, उसका आयात करते हैं। 2022 का आंकड़ा हमारे पास है। अब ये आयात होता कहाँ से? ये आयात होता है ब्राज़ील से, ये आयात होता है कनाडा से, ये आयात होता है ऑस्ट्रेलिया से, ये आयात होता है न्यूजीलैंड से, और आयात होता है भारत से। 1996 तक, 1996 तक शुभम, चीन सोयाबीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन अब वो सोयाबीन का सबसे बड़ा इंपोर्टर हो गया है। और सोयाबीन इस समय उसका जो वर्चुअल वाटर इंपोर्ट है, यानी जो फसलों में छिपा हुआ पानी का आयात है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी चीन अपने वाटर रिसोर्सेज की मदद करता है, अब बचत करता है और दुनिया के देशों में जो पानी खर्च हो रहा है फसलों को उगाने में, उसके लिए फसल खरीदता है। अब अगर आप इतिहास और भूगोल दोनों पैमानों पर देखें तो गेहूं, गन्ना, सोयाबीन, कपास, चावल, इनको उगाने के लिए इजिप्ट और चीन के पास सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। अगर आप भूगोल इतिहास के आधार पर जाएं तो यही ये दो देश आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं कि उनको खेती की अर्थव्यवस्था होना चाहिए। दोनों के पास पर्याप्त मिट्टी भी है, भरपूर पानी भी है। इन दो देशों को दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर होना चाहिए, इंपोर्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें पूरी दुनिया को अनाज देना चाहिए, बेचना चाहिए। लेकिन इजिप्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट इंपोर्टर है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा गेहूं अगर कोई देश आयात करता है तो इजिप्ट है। और चीन तो अपने इंपोर्ट से दुनिया में फूड मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे बड़ा प्लेयर है। अब आप ये कुछ अजीबोगरीब सी गणित लगती है ना, ये बाजार या व्यापार शायद आपने नहीं सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन वाले, सबसे ज़्यादा पानी की आपूर्ति वाले देश अनाज, तिलहन और शुगर केन या सोयाबीन के सबसे बड़े इंपोर्टर बन जाएं, तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं, यही वो पानी का खेल है, यही वो खाद्य व्यापार का संतुलन है जिसे पानी की खपत ने पूरी तरह बदल दिया है। और अब कृषि क्षमताओं में और सुविधाओं में बेहतर क्षमताएं रखने वाले भी देश वो फसलें बाहर से खरीद रहे हैं जिन्हें वो देश में खुद उगा सकते हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी की ज़्यादा खपत होती है। अब आप इसी को हम वर्चुअल वाटर ट्रेड कहते हैं। यही वो वर्चुअल वाटर ट्रेड है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत कोई भी देश उस फसल का आयात करता है जिसे उगाने में उसे ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। अगर वो ये अपने देश में उगा रहा होता तो इतना पानी उसे लगाना पड़ता। एक शब्द और आपके पास बार बार आएगा इसमें सुनने में, आपने सुना भी होगा अगर आप पानी की चर्चाओं से राबिता रखते हैं, एम्बेडेड वाटर और वाटर फुटप्रिंट अब ग्लोबल ट्रेड वार्ताओं का हिस्सा है। WTO में पिछले 2-3 साल में जो चर्चाएं हुई कृषि पर, उसमें एम्बेडेड वाटर कितना है और वाटर फुटप्रिंट कितना है, इसको भी एक पैमाना माना जाने लगा फूड के ट्रेड में चर्चा के लिए। चलिए, तो चीन सबसे बड़ा प्लेयर है, इजिप्ट उसके पीछे है, और जो देश अभी पानी में सबसे ऊपर है, ये सब कुछ आपको इस सवाल के जवाब में पता चल गया। अब आगे बात करते हैं हम अपनी भारत की। सर, इस कारोबार में भारत कहाँ खड़ा है? अब हम भारत की तरफ से देखते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इस समय हम मानसून की कमजोरी और पानी की कमी चिरंतन है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ये सवाल स्वाभाविक है, जो शुभम के दिमाग में आया वो आपके दिमाग में भी आया होगा कि इस पूरे वर्चुअल वाटर के ट्रेड में, इस बाजार में भारत कहाँ खड़ा हुआ है। आपको पता है चीन के बंदरगाहों पे जो भारतीय जहाज़ पहुंचते हैं उनसे क्या उतरता है? भारत से जब चीन को जहाज़ जाते हैं तो उनसे अपलोड क्या होता है? वहाँ उतरता है नान बासमती राइस, वहाँ उतरता है मूंगफली यानी ग्राउंड नट, स्पाइसेस, फल और सब्जियाँ। चीन को भारत का फूड एक्सपोर्ट
इन फसलों का वाटर फुटप्रिंट देखिए और फिर उसके बाद देखिए कि चीन को भारत क्या बेच रहा है। चीन को भारत का फूड एक्सपोर्ट 2021 में 2.65 अरब डॉलर था, 2022 में 15 बिलियन डॉलर हो गया। यानी भारत जितना फूड बेच रहा था, इसे वर्चुअल वाटर भी मान सकते हैं, जितना वर्चुअल वाटर बेच रहा था उससे करीब करीब 12 से 13 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत से चीन को हुआ। ये भारत से चीन को होने वाले एक्सपोर्ट का आंकड़ा है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें वो सारी चीज़ें जिन पर हम पे सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है और इसके साथ जो इनमें पानी की खपत होती है उसका आंकड़ा हमने आपको दिखाया है। मसाले, जो स्पाइसेस, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है और जो दुनिया के देशों में जाता है, चीन उसमें काफ़ी मसाले एक्सपोर्ट करता है। उसमें जो एम्बेडेड वाटर है, उसमें जो छिपा हुआ पानी, जो छद्म या अदृश्य पानी है, एक अलग अलग मसालों को उगाने में शुभम 1 से 6,000 किलोग्राम तक पानी की खपत होती है, तब वो मसाले पैदा होते हैं। इतना पानी मसालों को उगाने में लगता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चीन भारत को क्या बेच रहा है? चीन भारत को बेच रहा है तकनीक, चीन भारत को बेच रहा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, चीन भारत को बेच रहा है ब्राउन गुड्स, चीन भारत को बेच रहा है टेक्नोलॉजीज़, फार्मास्यूटिकल्स के बल्क ड्रग्स, खिलौने, इंजीनियरिंग गुड्स, और भारत चीन को भेज रहा है पानी। भारत चीन को एक्सपोर्ट कर रहा है अपना ज़रूरी पानी, अपना अनाज बेच रहा है। अब हम इस बात पर खुश होते हैं जब भी कि हम दुनिया में गेहूं और चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, हम दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक हैं और हमारी सबसे बड़ी सफलता की कथाएं हमारे एक्सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर उन पूरी कथाओं को आप दुनिया में वर्चुअल वाटर ट्रेड की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो आप पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। लगता तो ये कि जिससे चीन और इजिप्ट ज़्यादा चतुर हैं, वो फसलें खरीद कर हमारा पानी सोख रहे हैं, हमारे भीतर, हमारे अंदर से पानी सोख कर पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम जो पानी में बड़े अमीर नहीं हैं, चीन और ब्राज़ील, कनाडा, यूएस जैसे अमीर नहीं हैं, हम अपना इस एक्सपोर्ट्स पर पानी लुटा रहे हैं। अब यहाँ से आप हकीकत का एक दूसरा और हिस्सा पकड़िए जो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए जानना। वो हिस्सा है कि भारत में पानी की पानी है क्या, कितना पानी है हमारे पास? कितना पानी है हमारे पास? सर, अभी तो अल नीनो भी है, पूरी तरीके से स्थापित हो गया कि हाँ अल नीनो आ रहा है, कम बारिश भी हो रही है, ऐसे आसार भी बन गए हैं कि सूखा एक बार फिर से लंबे समय बाद वापसी कर सकता है। लेकिन ये क्या सूखा लंबे समय बाद वापसी कर रहा है या वाकई भारत में, जैसा आपने कहा कि सूखा जो है वो चिरंतन है, ऐसी स्थिति है? हाँ, हम हमेशा जब भी हर साल मानसून आता है और हमको मौसम विभाग आंकड़े बताता है और हम उस पर सुर्खियाँ बना लेते हैं कि सामान्य मानसून रहेगा, मानसून की बारिश सामान्य रहेगी, तो ये आंकड़े उसी तरीके के अर्धसत्य होते हैं जैसे बाकी सारे आंकड़े होते हैं। आप इस बार जब मानसून की कमजोरी आपको दिखाई दे, पानी की कमी हो, तो ये जानने की कोशिश करिएगा, आंकड़े ढूंढिएगा, तो आपको तत्काल पता चलेगा कि भारत में सूखा सदा के लिए है। भारत स्थायी रूप से सूखे से प्रभावित देश है। इसका मानसून की सफलता से, असफलता से, मानसून के सामान्य होने से, डिफिशिएंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी की कमी भारत में बादलों की सीमा से, मानसून की सीमा से बाहर निकल चुकी है, उनके संभालने से बाहर निकल चुकी है। हम कुछ आंकड़े आपको बताते हैं जिनसे आपको पता चलेगा। असंख्य सामान्य मानसून थे, काफ़ी समय के बाद भारत में कोई मानसून कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जो अभी भी उसके कारण दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े देखिए स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का, कि भारत में पानी के वितरण का हिस्सा क्या है। जो डिफिशिएंट हिस्से हैं, जहाँ 59 से 20% का हिस्सा है, जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, इसमें आपको लगातार बढ़ोतरी दिखाई देगी। 1997 से सरकार के आंकड़े हैं, जो सूखा अध्ययन केंद्र है, सरकारी आंकड़े बताते हैं। 1997 से भारत में सूखा प्रभावित इलाकों का जो रकबा है, जो एरिया है, वो 57% बढ़ गया है। यानी 1997 में जितना हिस्सा था सूखे के असर में, वो उसमें अब 57% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इतना हिस्सा और पानी की कमी से जूझ रहा है। सूखा नियमित आता है, भूविज्ञान मंत्रालय के आंकड़े आते हैं। 1970 के बाद भूविज्ञान मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में मल्टी ईयर ड्राउट लगातार बढ़े। ये शब्द आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस ड्राउट की बात करते हैं वो मानसून ड्राउट होता है, रेन ड्राउट होता है। पर फसलों में केवल वही सूखा नहीं होता, एक दूसरा ज़्यादा गंभीर सूखा होता है जो भारत की कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये सूखा सरकारी गणना में दर्ज नहीं होता, लेकिन ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इससे ये मल्टी ईयर ड्राउट वो होता है जिससे किसी एक इलाके में 3 से 5 साल तक ह्यूमिडिटी और पानी की लगातार कमी हो जाती है। फसलों को उगाने के लिए जितनी नमी की ज़रूरत है मिट्टी में या उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, वो गिरती चली जाती है, तो इसे मल्टी ईयर ड्राउट कहा जाता है। मध्य और पश्चिम और दक्षिण भारत के कई इलाकों में मल्टी ईयर ड्राउट आ चुके हैं और आ रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से जो 13 खेतीय राज्य हैं, उसमें 100 जिले कम से कम पिछले 15 साल में बार बार मल्टी ईयर ड्राउट में गए हैं।
यानी 15 जिले ऐसे हैं, 15 साल में 100 जिले ऐसे हैं जिनमें बार बार नमी की मात्रा इतनी गिरी है कि फसलों के उत्पादन के लिए बेहतर नहीं है। गुजरात, राजस्थान, विदर्भ, बुंदेलखंड के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पानी की कमी है गुजरात के इलाकों में, लेकिन अब तो दोआब, डेल्टा, तराई के इलाकों में भी पानी की कमी है। यहाँ भी पानी की कमी है और इसलिए वहाँ आपको ग्राउंड वाटर पे या ज़मीन के भीतर से निकले हुए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। सर, पानी इस पूरी चर्चा का एक हिस्सा है पानी, और दूसरा हिस्सा जो है वो एक कृषि है। तो ये जो पानी है लगातार सूख रहा है, हम पे कम है पानी, जो पानी है इसमें कृषि के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, अब यहाँ से हम पानी का हिसाब भी लगाते हैं, क्योंकि अगर हमें वर्चुअल वाटर ट्रेड का करना है तो लागत क्या है, कच्चे माल की लागत क्या है। खेती का कच्चा माल पानी है, खेती पानी के बिना खेती नहीं हो सकती, उसके कच्चे माल का हम हिसाब लगाते हैं। भारत में शुभम, दरअसल हम पानी की खेती करते हैं और पानी की खेती और पानी का ट्रेड भी कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। भारत में जो जितना टोटल ताज़ा पानी हर साल उपलब्ध होता है, जितना फ्रेश वाटर उपलब्ध होता है, जो नदियों के जरिए आता है बहकर, या रेन वाटर भी आता है, उसमें से 78% पानी खेती को जाता है। यानी अगर 100 गिलास पानी भारत को मिलता होगा हर साल, तो 78 गिलास पानी केवल खेती पी जाती है। और इसके बाद भी केवल 46% एग्रीकल्चर अभी नियमित सिंचाई के तहत आती है भारत में। अब पानी के कारोबार में, पानी के ट्रेड में भारत की स्थिति क्या है, इसकी हमें कुछ ताज़ा अध्ययन हमें मिले जिनसे हमें पता चलता है। 2018 में नाबार्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च किया, जो रिसर्च जानना ज़रूरी है भारत में। इसने क्या किया है कि इसने देश के 640 जिलों में, काफ़ी बड़ा सर्वे था, 640 जिलों में 10 प्रमुख फसलें चुनी जिनका उत्पादन भारत में, जिनकी खेती भारत में होती, उनकी प्रोडक्टिविटी और पानी की खपत के रिश्ते को नापा गया। यानी किसी फसल का यील्ड कितना है, उसकी उत्पादकता कितनी है और उसमें कितना पानी लगता है, इसे नापने की कोशिश नाबार्ड ने 2018 में अपने एक अध्ययन में की थी। और इसके 3 बड़े पैमाने थे। पहला पैमाना यह था कि प्रति किलोग्राम उत्पादन में पानी की कितनी खपत है, एक चीज़, कोई अगर फसल पैदा होती है तो उसमें कितना पानी खपत होता है। दूसरा, प्रति किलो प्रोडक्टिविटी में कितनी खपत है, कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, उत्पादकता कितनी आ रही है, उत्पादन कितना आ रहा है, उसमें खपत है। और तीसरा ये कि जो इकोनॉमिक वाटर प्रोडक्टिविटी है, यानी उस फसल में का जो मूल्य, उत्पादन की लागत का मूल्य है और उसमें लगे पानी की कीमत क्या है, अगर पानी का एक वैल्यूएशन निकाला जाए, अगर आप खरीद कर उसमें पानी लगा रहे हैं। और इस अध्ययन से हमें ये पता चला कि भारत के किस इलाके में कौन सी फसल कितना पानी पी जाती है और उस पानी पीने के बाद उस पर आने वाला रिटर्न कितना है। तो पानी को अगर एक किस्म से आप कच्चा माल मान लें और किसी दूसरे उद्योग के लिए मान लें कि आपने लोहा खरीदा, लोहे से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के कच्चे माल में कितना रिटर्न आता है उस प्रोडक्ट के बनने के बाद, पानी को इस तरह से नापने की कोशिश नाबार्ड ने अपने अध्ययन में की थी। भारत में सिंचाई का 60% पानी, जितना पानी उपलब्ध है उसका 60% पानी धान और गन्ने में जाता है, शुगर केन की खेती में और पैडी की खेती में जाता है। 60% पानी यहाँ जाता है। और यही दोनों, आप समझिए, वाटर ट्रेड का खेल देखिए, वर्चुअल वाटर के ट्रेड के इस खेल को समझिए। भारत का 60% पानी जिन 2 फसलों में जाता है, वही हमारे सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, शुगर केन और चावल। यानी जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा पानी खर्च करते हैं, अपना ज़रूरी पानी खर्च करते हैं, वही हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम सब पानी बेच रहे हैं अपना इन फसलों के साथ। दूसरी चीज़, गन्ने और धान के बाद जो लैंड और वाटर का प्रोडक्टिविटी राइस का चार्ट आपके सामने, गन्ने और धान के साथ गेहूं करीब 40% इन हिस्से को कवर करते हैं फसलों के आधार पर। अगर आप गन्ना, धान और गेहूं मिला लें तो भारत की 40% एग्रीकल्चर इन 3 फसलों में आती है और 80% पानी इन 3 फसलों में जाता है। 2 तो सबसे ज़्यादा हो गए, 60% में तो वो हो गया, बाकी गेहूं हो गया क्योंकि कई ड्राई इलाकों में होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा निर्यात है भारत का, वो गेहूँ है। तो यानी आपका 80% पानी जिन फसलों में जा रहा है, वही 80% पानी हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट का हिस्सा है, हमारे एग्रीकल्चर निर्यात का हिस्सा है। और इसके बाद भी नाबार्ड ने पाया कि पानी की इस अभूतपूर्व खपत के बाद भी पूरे देश में फसलों की प्रोडक्टिविटी एक समान नहीं है। पानी की खपत तो ज़्यादा है, पर कई इलाकों में पानी की बहुत खपत के बाद भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। कई जगह पानी की खपत औसत है, पर वहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। इसमें एक चीज़ और पता चली इस रिपोर्ट से, नाबार्ड की रिपोर्ट से, जो पहली बार पता चली कि एक किस्म का वर्चुअल वाटर ट्रेड भारत के भीतर भी चल रहा है, भारत की सीमा के भीतर भी चल रहा है। जैसे उत्तर पश्चिम के जो कम वर्षा वाले राज्य हैं, जो कपास, गन्ना, धान जैसी प्रमुख फसलें जो पानी बहुत पीती हैं, उनको उगाकर वो पूर्व के राज्यों को भेज रहे हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। यानी वो उगा रहा है ये हिस्सा, और जिस हिस्से में पानी की कमी है वो यहाँ से फसल उगाकर पूर्व के राज्यों को भेज रहा है जहाँ पानी की बहुतायत है, जहाँ ये फसलें ज़्यादा बेहतर ढंग से उगाई जा सकती हैं।
ये बात सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस पूरे अर्थात में इकोनॉमिकम में है कि 80% पानी जिन फसलों पे लगता है वही हमारे सबसे बड़े निर्यात हैं। मतलब ऐसी फीलिंग आने लगी मुझे ये सुन के पढ़ के कि हम अकेले दौड़ के फर्स्ट आ रहे हैं, ऐसी टाइप की स्थिति है। सर अब आगे बढ़ते हैं, उपलब्धता और प्रबंधन की क्या स्थिति है पानी की? अब पानी की प्यास समझिए, जिसको कि हम एक पुराना विज्ञापन था जिसमें कहा जाता है प्यास है बड़ी। अब हम मानसून की स्वागत करते हैं नदियों के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया में उन देशों में गिना जाता है जहां वाटर की क्राइसिस है। वाटर की क्राइसिस के जो इंडेक्स दुनिया में बनाए जाते हैं वाटर के संकट के, भारत उनमें शामिल है। दुनिया भर में आप सोचिए, अब दूसरा आंकड़ा देखिए कि जब आप जिन फसलों में उगा रहे हैं और उनका पानी बेच रहे हैं, दूसरा आंकड़ा देखिए, दुनिया में जितना कुल ताज़ा पानी उपलब्ध है टोटल पूरी दुनिया के, मतलब दुनिया का अर्थ है कि पूरे भूमंडल पर, पूरे पृथ्वी पर जितना टोटल ताज़ा पानी उपलब्ध है उसमें से केवल 4% भारत के पास है। चार्ट देखिए आप। हमसे ऊपर जो देश हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, ब्राज़ील है, रशिया है और कनाडा है। जितना फ्रेश वाटर ग्लोबल फ्रेश वाटर की सप्लाई अवेलेबिलिटी है, भारत के पास उसका केवल 4% पानी। हमसे नीचे इंडोनेशिया और फिर अफ्रीकन देश एकदम आ जाते हैं, कांगो जैसे देश आ जाते हैं। अब ये जो 4% दुनिया में फ्रेश वाटर उपलब्ध है उसका भी 78% खेती में जाता है, 78% एग्रीकल्चर में जा रहा है। भारत में हमारे पास राज्यों में जल की निर्धनता का वाटर पॉवर्टी इंडेक्स नहीं है, होना चाहिए, हम आपको बताएंगे वाटर पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। लेकिन दुनिया में वाटर पॉवर्टी इंडेक्स मौजूद हैं जो किसी भी देश की पानी में निर्धनता, पानी में गरीबी को नापते हैं। और इस इंडेक्स के हिसाब से भारत घोषित तौर पर पानी में निर्धन है, पानी में गरीब है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रैंकिंग आती है जिसके हिसाब से पानी की निर्धनता के आधार पर, पानी की कमी या संकट के आधार पर जो देशों की रैंकिंग करता है, उन 17 देशों में भारत 13वें स्थान पर है। यानी सबसे खराब स्थिति वाले जो देश हैं उनमें ये है 17 कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है। चार्ट देखिए आप ध्यान से, रुककर से देखिए कि जो एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस से प्रभावित देशों का नंबर है, उस नंबर को आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि इस चित्र, और ये एक्सट्रीमली 17 देशों में जिन देशों का पूरा नाम है उस नाम के हिसाब से आप 13वें देखिए, हम 13वें नंबर पर मौजूद हैं। आंकड़ा समझिए, भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता केवल 1544 क्यूबिक मीटर है, जबकि 1991 में 5300 क्यूबिक मीटर थी। 1951 से हम घटकर अब 5300 पर आ गए हैं, 5300 से घटकर 1500 पर के पास आ गए हैं। तब 1951 में तभी हमारे पास ज़्यादा पानी था। अब आज जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो हमारे पास सबसे कम पानी है। स्टॉकहोम वाटर इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च में पढ़ रहा था शुरू में, वो बताता है कि चीन अपने जल रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज का बेहतर से प्रबंधन कर रहा है। स्पष्ट रूप से एग्रीकल्चर के फूड के ट्रेड में दिखता भी है कि चीन उन फसलों में को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है जिन फसलों में से पानी जाता है, वो तो उन फसलों को कहीं से मंगा रहा है जहाँ से पानी आता है। भारत में अब यहाँ एक और आंकड़ा पकड़िए, बेहद ज़रूरी। भारत में सालाना जितनी बारिश होती है वो चीन से 50% ज़्यादा है। चीन से 50%, क्योंकि चीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कम पानी वाले, कम बारिश वाले इलाकों में आता है। लेकिन भारत के जल भंडार चीन के मुकाबले केवल 67% हैं। यानी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो चीन से कम है, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। और पानी की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो चीन की तुलना में काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है। आज आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इतिहास के ऐसे अध्ययन बताते हैं कि आज जिस बुंदेलखंड के इलाके में किसान होना दुर्भाग्य कहा जाता है, कई कहावतें वहाँ बनी हुई हैं कि पानी के कारण, वो 250-300 साल पहले खेती का स्वर्ग हुआ करता था। 18वीं सदी के छोर पर ये कहा जाता है, इतिहास के अध्ययन बताते हैं क्रिस्टोफर बेली की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार से। किताब बहुत अद्भुत अध्ययन है। ये बताता है कि 18वीं सदी के छोर पे जब भारत सूती कपड़े को पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा था और जो भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग थी, उस समय भारत का सबसे बड़ा ब्रांड था कॉटन, तो उसमें बुंदेलखंड का बड़ा योगदान था। क्रिस्टोफर बेली ने अपनी इस किताब में लिखा है रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी इन द एज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, 1770-1870 के बीच की किताब है कि बुंदेलखंड की मिट्टी इतनी नमी सोख लेती थी कि सर्दियों में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती थी, रबी में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती थी, कुएं नहीं थे। 18वीं सदी के शुरुआत में जब गंगा यमुना दोआब के ऊपरी हिस्सों में कृषि थोड़ा कमज़ोर थी, तो बुंदेलखंड के वैभव के किस्से सुने जाते थे। बुंदेलखंड गन्ने का और कपास का प्रोड्यूसर था और निर्यातक था। अब यही सबसे बड़ा कैच है,
वो जिन फसलों का सबसे ज़्यादा निर्यातक था, या जिन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक था, वही फसलें सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली हैं। इसीलिए आज वहाँ किसाने और आज पानी की कमी। आज बुंदेलखंड पानी की समस्या के शिकार इलाकों में से है। तो कहीं ना कहीं ये तार जो इतिहास, विज्ञान, खेती के साथ जुड़ते हैं, आपको जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब पता नहीं सरकारों के पास ये वक्त है समझने के लिए कि खेती में हमें दरअसल कर क्या रहे हैं, खेती हमें किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, खेती में हम क्या बेच रहे हैं, उस निर्यात से हमें क्या मिल रहा है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो पानी को लेकर ताजे जितने भी अध्ययन हमारे सामने आए, नाबार्ड के अध्ययन का जिक्र हमने आपसे किया, इसके अलावा भी जितने अध्ययन हमारे सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि भारत में खेती की उपज बढ़ाने के लिए शुभम ज़मीन कोई समस्या नहीं होने वाली है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, बल्कि पानी तय करेगा। पानी की उपलब्धता, पानी की सप्लाई तय करेगी कि हमारी खेती का अगले एक दशक में होगा क्या। हमारे पास पानी होगा कि हम खेती कर पाएंगे, ज़मीन तो बनी रहेगी। तो अब कहावत है ना, पानी मर जाना, तो अगर पानी मरते हुए पानी को बचाने के लिए जागने की कोशिश है। कहीं ना कहीं फसलों कृषि की नीतियों में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इस वक्त ये सोचना तब भी इसलिए इस वक्त हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप उसे अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, पानी की कमी को, जो इस कमज़ोर मानसून के साथ उभर कर सामने आ रही है। तो अगर अब आप कृषि के उत्पादन को या कृषि के बड़े निर्यात को जीत मान रहे हैं, तो इस जीत के पीछे या आगे जहाँ भी कहें, जीत के आगे डर है। डर ये है कि ये पानी कहीं ज़्यादा निर्यात ना हो जाए, ये फसलें कहीं पानी सोख ना लें, हम पानी की बड़ी कमी में फंस ना जाएं। जो आंकड़ा अभी भी मेरे जहन में बार बार उभर रहा है वो यही, जो अंशुमान जी ने बताया कि हम आधे से भी कम में स्थिति में आ गए। जो पानी 1951 में उपलब्ध था, अब हम उसके आधे से भी कम पर पहुंच गए। तो सोचिए यहाँ से 50 साल बाद क्या हो सकता है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई निकालेगा, या जो सरकारें हैं अगर समस्या बढ़ी है तो उसका कोई समाधान भी निकालेंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब आपके सवाल जवाबों की बारी। सर, विनय जी का सवाल आया। विनय जी ये कह रहे हैं कि भारत के पास ओप्पो, वन प्लस, रियलमी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां या स्मार्टफोन ब्रांड क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने में जिस तरीके के इकोसिस्टम की ज़रूरत है मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के लिए, हमारे पास भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की क्षमताएं नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन का शुभम एक पैटर्न होता है, और दुनिया की जिन देशों में जिन उत्पादों के लिए एक ट्रेडिशन होती, जनरेशन होती है, वहाँ वो चीज़ें बनती हैं। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के उत्पादन में अर्ली कैचर था। जब मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे तब भी चाइना में जो उस दौर की इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो बनती थी, टीवी बनते थे, बाकी चीज़ें आती थी। चाइना और जापान दो बड़े देश थे जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्पादन में बढ़ोतरी की थी। चाइना ने उसी बेस के ऊपर अपने यहाँ मोबाइल फ़ोन की बड़ी इंडस्ट्री विकसित की। अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको तकनीक चाहिए, उसके लिए आपके पास एक डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, उसके साथ रिसर्च चाहिए, शोध चाहिए। भारत में मोबाइल तकनीक जब आई तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग शुरू हुए। मुझे याद है 1991-92 में जब भारत में टेलीकॉम सेक्टर का लिबरलाइजेशन हो रहा था, उसमें भारत में जो लैंडलाइन फ़ोन थे उनके लिए जो एक्सचेंजेस आते थे वो भी बाहर से आते थे। भारत में ITI और जैसी कंपनियां बनी जो कि भारत में उस तरीके के एक्सचेंजेस बनाती थी जो पुराने मॉडल के एनालॉग एक्सचेंजेस थे। बाकी एक्सचेंजेस भी विदेश से आते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जो बेस था चीन का, उसके बेस पर चीन ने अपने आप को एक बड़े ब्रांड के तौर पर डेवलप किया। फिर उसके बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल के आधार पर ताकत बढ़ी, सस्ता प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। भारत ने PLI लाने के बाद उत्पादन बनाना शुरू किया है, लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के लिए अभी एक लंबा दशक लगेगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश करके उसके लिए सहयोगी ढांचा बना पाएंगे, जिससे कि आप बड़े मोबाइल ब्रांड क्रिएट कर सकें। भारत में कुछ मोबाइल ब्रांड थे, पर वो भी ब्रांड डिफेक्टो चीनी ब्रांड थे। वो भारत का ब्रांड था, लेकिन उसमें सारे पुर्जे चीन से आते थे। अब इकोसिस्टम ऐसे बनता है कि जब एक बड़े देश में बड़ी क्षमताएं किसी उद्योग के पुर्जों की बनाने की तैयार हो जाती हैं, तो बाकी दुनिया के देशों में उसमें निवेश नहीं होते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हो जाते हैं। अगला सवाल सर विनय जी का है। सवाल के दो हिस्से हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश की टॉप 250 कंपनियों को सेबी ने जो डिस्क्लोजर दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है, वो अगर पालन नहीं करेंगी तो उनको पर क्या दिक्कत होगी, और अगर वो पालन करती है तो इससे क्या बदलाव आएंगे?
सेबी ने उसे पेनल प्रोविज़न किए हैं। कंपनियां सेबी इसमें कंपनियों की लिस्टिंग रद्द करने तक जा सकती है, जुर्माने लगाए जा सकते हैं, सख्ती की जा सकती है। और ये पालन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि शेयर बाज़ार में फंडामेंटल्स पर चलने वाले स्टॉक्स या और खबरों पर चलने वाले स्टॉक्स में 3 गुने 4 गुने का अंतर है। ज़्यादातर स्टॉक्स किसी खबर पर, किसी हेयरिंग पर, किसी एक्सपेक्टेशन पर, किसी परसेप्शन पर ड्राइव करते हैं। फंडामेंटल्स तो बाद में प्ले में आते हैं। तो पहली चीज़ ये कि कंपनियों को इससे कम से कम जो बाजार में र्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, जिनको आप न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स कहते हैं, उनमें तो रोक लगेगी। और कंपनियों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि वो उन खबरों को सामने आकर नकारें या स्वीकारें जिनके कारण स्टॉक में मूवमेंट होता है। यहाँ ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस पूरे ट्रैप में छोटा निवेशक बुरी तरह फंसता है। उसे पता ही नहीं होता कि जो खबर के उसने जिस स्टॉक को खरीद रखा उस स्टॉक में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, आखिर उसे क्यों खरीदा जा रहा है या उसे क्यों बेचा जा रहा है। जो कुछ एक सर्किल्ड इन्फॉर्म्ड ग्रुप है उसे ये पता होता है कि इस स्टॉक के भीतर कुछ हो रहा है या होने वाला है। तो कम से कम ये प्रक्रिया तो बंद होनी चाहिए पारदर्शिता की दृष्टि से। और अगर कोई बड़ा वायलेशन दिखा तो सेबी की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी, इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात क्या खास? इनकम की बात में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मनी 9 आपके पास हर सप्ताह 15 दिन में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है। और भी कुछ नई चीज़ें पाइपलाइन में जो आने वाली हम आपको बताएंगे। कुछ बड़ी चीज़ें और भी हैं, हम जल्दी से आपके पास सूचना लेकर आएंगे। लेकिन एक नया शो हमने मनी 9 में जोड़ा है जिसका नाम है वाह क्या IPO है। शेयर बाजार के निवेशकों को IPO का इंतज़ार रहता है। कुछ IPO अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। कभी आप उनमें निवेश करने पर फ़ायदा उठाते हैं, कभी नुकसान उठाते हैं। पर IPO को ऐसे समझना जैसे आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर आई, वो कंपनी क्या करती है, उसमें क्या जोखिम है, उसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और उसके साथ एक्सपर्ट की राय के साथ हम आपको विस्तार से बताएंगे वाह क्या IPO है शो में। और इस शो को हम अलग से नहीं बल्कि शुरू कर रहे हैं हेलो मनी 9 के साथ, जो हमारा फेवरेट कॉलर शो है। हमारे फेवरेट कॉलर शो में जुड़े जिसको विपुल सिंह लेकर आते हैं। और जिस दिन भी कोई बड़ा IPO आएगा या आने वाला IPO होगा या IPO के प्रस्ताव का कोई प्रस्ताव होगा, इस सेगमेंट को जरूर देखिए। अलग से भी इस सेगमेंट को आप हमारे YouTube चैनल पर, हमारे ऐप पर देख पाएंगे। चलिए, तो वाह क्या IPO में आपके हाथ पूरी हम लोग कामना करेंगे कि LIC जैसा, पेटीएम जैसा IPO ना लगे, बढ़िया बढ़िया IPO लगे जिसमें आपको अच्छे मुनाफे बने। ऐसे मुनाफे आप भी चाहते तो आप निश्चित तौर पर हमारे इस शो का हिस्सा बने। सर, किस्सों के सिक्के में क्या खास? चूँकि बात आज हमने पानी की कमी की है तो हमें लगा कि किस्सों के सिक्के से में इसी विचार को आप थोड़ा बेहतर ढंग से और समझ सकें, इतिहास के आईने में जाकर देख सकें। दुनिया में सूखा सभ्यताओं का सबसे बड़ा विनाशक है। पानी की कमी दुनिया में सबसे बड़ी तबाही लेकर आती है। हमारे पास चूँकि लंबे समय के इतिहास में याद नहीं रहता, इस बार किस्सों के सिक्के में सुनिए दुनिया की एक बेहद अनोखी सभ्यता का, जो सभ्यता पानी की खोज पर ही बनी थी। और सभ्यता के पास आज जो हमारे पास है, ये उसके पास ईसा से 1500-2000 साल पहले मौजूद था। उनके पास साइंस थी, उनके पास अपनी भाषा थी, उनके पास अपने नंबर्स थे, उनके पास लिपियाँ थीं, उनके पास इंजीनियरिंग थी, उनके पास एग्रीकल्चर थी। और उस सभ्यता के जो सबसे प्रमुख शहर थे जिन लोगों ने बसाया था, वो पानी ढूंढने में माहिर थे। और जब पानी मरा तो सभ्यता खत्म हो गई। सभ्यता का किस्सा इस बार किस्सों के सिक्के में। पानी मरा, सभ्यता खत्म, ये था किस्सा इस बार का। जरूर सुनिएगा। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर मील यहाँ है तो मिठाई वहाँ है। अब मिठाई भी खानी है तो आप आज रात को जरूर किस्सों का सिक्का देखिएगा। सर, चलते चलते कोई किताब है इस बार या वेब सीरीज? इस बार एक वेब सीरीज़ है। अगर आपको देखना की इच्छा हो तो इस बहुत ही अनोखी सी, अलग सी किस्म की एक वेब सीरीज़ है। इसका नाम है वीमेन एट वार। आप सबको पता है कि पहला विश्व युद्ध दुनिया का सबसे भयानक, सबसे भयावह विश्व युद्ध था। सबसे ज़्यादा जाने उस विश्व युद्ध के लिए गई। उसके ऊपर एक अभी फिल्म आई जिसको भी अवार्ड मिला ऑस्कर में, जो पहले विश्व युद्ध पर बनी थी, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। अगर आपने नहीं देखी हो तो आपसे देख सकते हैं। वहीं से जुड़ी हुई थीम पर एक फिल्म है जिसका नाम है वीमेन एट वार। ये मूवी उन महिलाओं पर है जो शहरों में, गांवों में पीछे छूट गई थी और उनके घर के लोग युद्ध लड़ने गए थे। उनके जीवन कैसे थे। ये बेल्जियन फ्रेंच मूवी, हिस्टोरिकल मूवी है, जो फ्रेंच में लेस कॉम्बेटेंट के नाम से बनी थी। उसका ये सीरीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन है। देखने लायक मूवी है, बेहद टची मूवी है। एक अलग तरीके से युद्ध को समझने की कोशिश करती है। उन लोगों का जो युद्ध नहीं लड़ रहे थे सीमा पर, वो महिलाएं जो युद्ध नहीं लड़ रही थी, पर वो कितनी बड़ी जंग पीछे उस युद्ध के दौरान लड़ रही थी, उसकी कहानी है। अगर आप युद्ध और युद्ध के जुड़े असरों पर मूवीज़ या सीरीज़ देखने की इच्छा रखते हैं तो इसे ज़रूर देखिए।
चलिए, तो ये था हमारा सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव हमें ज़रूर भेजिए, अगले शो में उनको शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।